मेरा नाम संजना है और मैं खापुरतला पंजाब के रहने वाली हूँ। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ ये आज से करीबन 8 साल पहले की है। ये मेरे मौसा मौसी के साथ हुआ था। मेरी मौसी कविता की तब नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो हिमाचल घूमने के लिए गए हुए थे, या फिर कहें हनीमून मनाने के लिए गए थे, जहाँ से एक हफ्ते बाद वो वापस आते आते उन्हें बहुत देर हो गई थी। तो वो लोग चंडीगढ़ सेक्टर 17 के एक होटल में रुक गए थे। मैं आपको उस होटल का नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन वो बहुत ही बड़ा होटल था। 7 से 8 फ्लोर का वो था। तो 2 दिन के लिए उन्होंने वहीं एक रूम ले लिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो पूरा होटल ही सुनसान था, यानी कहे एकदम खाली था। वहाँ उनके अलावा और कोई भी नहीं रहता था। वो लोग सफ़र से बहुत थक गए थे, या फिर कहें थके हुए थे। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन सब बातों पर और अपने रूम के लिए निकल गए और रूम की चाबी लेके रूम में अंदर घुस चुके थे। उनका रूम 3rd फ्लोर पर था। रात में उस होटल में सिर्फ एक ही केयर टेकर के अलावा और कोई भी नहीं था। मौसी भी बताती थी कि उस होटल में उनको एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होती थी। जब वो अपने रूम में पहुँचे तब रात की करीबन 10:30 या 11 बज चुके थे। उनके पीछे होटल का लड़का उनका सामान लेके उनके रूम में आ गया था और रूम में पहुंचने के बाद उन्होंने टीवी चलाया तो उस पे गाने चल रहे थे। मासी को गाने सुनना बहुत पसंद था, तो उन्होंने मौसा से बोला कि थोड़ा सा आवाज़ तेज़ कर दो ना, लेकिन वहाँ रिमोट नहीं था। तो मौसा जी ने उस लड़के को बोला कि इसका रिमोट ले आओ। उसने बोला कि जी सर, मैं अभी देख के आता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो आया तो बोला कि उसको रिमोट नहीं मिला। लेकिन उसके इतने बोलते ही टीवी का वॉल्यूम अपने आप तेज़ होने लगा। टीवी का वॉल्यूम अचानक से इतना तेज़ हो गया कि वो दोनों डर गए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और ज़ोर से चिल्लाने लगे। उस लड़के को कहा कि टीवी बंद कर दे, टीवी बंद कर दे यार, और ज़ोर से उसको बोलने लगे कि टीवी बंद कर दे। उसने कहा कि अगर कुछ और चाहिए तो बोल देना, और फिर वो वहाँ से चला गया। मौसी बोली कि शायद ये टीवी ख़राब हो गया था, इसीलिए इसकी आवाज़ अचानक से इतनी तेज़ पड़ गई। यही सोचकर उन्होंने अपने आप को समझाया और समझाने की कोशिश करने लगे। उसके बाद वो दोनों सो गए थे। लेकिन रात में सोते सोते मौसा जी ने देखा कि सामने दरवाजे में से कोई काला साया चलता हुआ उनके पास आ रहा है। मौसा जी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो मौसी को उठाना चाहते थे, लेकिन उनकी पूरी बॉडी जम सी गई थी, या फिर कहें पैरालाइज सी हो चुकी थी। ना ही उनके मुंह से कोई आवाज़ आ पा रही थी और ना ही वो हिल पा रहे थे। डर के मारे उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। आँख बंद करने के बावजूद वो साहे को अपने आसपास महसूस कर पा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आँख खोली तो वो साया बिल्कुल उनके चेहरे के सामने आ चुका था। उनके मुंह से चीख निकल गई थी। चीख सुन के मौसी भी जल्दी से उठ गई, लेकिन मौसा ने उन्हें कुछ नहीं बताया। बोला सपने में डर गया था मैं, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। लेकिन मौसी जी समझ चुकी थी कि कुछ तो हुआ है। मौसी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। उसके बाद वो दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो उठे और ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मौसा बोले कि मैं ज़रा बाहर होकर आता हूँ। उनको बाहर से कुछ लाना था। अब पूरा होटल में सिर्फ मौसी अकेली थी। वो केयरटेकर लड़का भी बाहर ही रहता था। तो मौसी ने सोचा कि कपड़े धोने के लिए उसी को बुला लेती हूँ। कपड़े धोने के बाद वो छत पर ऊपर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। बंद कमरों से होते हुए सिटी की तरफ जा रही थी। सुबह के टाइम भी उस पूरे होटल में बिल्कुल अंधेरा था। कोई लाइट भी नहीं चल रही थी। चलते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनके पीछे है, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ती तो देखती कि कोई भी नहीं है। किसी तरह वो भगवान का नाम लेते हुए ऊपर तो पहुंची और सारे कपड़े सुखा के नीचे आ गई। तब तक मौसा जी भी घर आ चुके थे। फिर शाम को मौसी बोली कि चलो छत पे टहलने के लिए चलते हैं, मैं कपड़े भी उतार के ले आऊँगी। तो वो दोनों ऊपर छत पर चले गए। मौसी कपड़े उठाकर नीचे आ रही थी। तभी उनका ध्यान नीचे गया
तो उन्होंने नीचे देखा तो उनकी जान ही निकल गई। उन्होंने देखा कि नीचे 4th फ्लोर पे कोई लाश लटकी हुई थी, जैसे कि किसी ने फांसी लगा ली हो। मौसी जोर से चीखने लगी तो मौसा जी भाग के उनके पास आए, लेकिन जब उन्होंने फिर से उसे वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, कोई लाश नहीं थी, बस टूटा हुआ गमला पड़ा हुआ था। वो दोनों नीचे आ गए। अभी उनको वहाँ पे एक रात हो चुकी थी। अभी उनको वहाँ पे एक रात और रुकना था। फिर रात में मौसा तो खाना खा के सो गए, लेकिन मौसी को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने दरवाजे के पास माँ दुर्गा की किताब रख दी और पूरी रात दुर्गा माँ को ही याद करती रही। किसी तरह वो रात गुजर गई। अगली सुबह हो चुकी थी। वो लोग तैयार होकर निकलने लगे, लेकिन कमरे से निकलते हुए उनको फिर से ऐसा लगा जैसे कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। तो मौसी वो किताब अपने पीछे की तरफ करके चलने लगी, जिससे कि अगर कोई वहाँ से उनका पीछा भी कर रहा हो तो वो वहीं रुक जाए। फिर नीचे पहुंचकर उन्होंने उस केयरटेकर से पूछा कि इस होटल में कुछ हुआ था क्या। तो उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले यहाँ 4th फ्लोर से एक आदमी की नीचे गिरकर मौत हो गई थी। उसके बाद से यहाँ कोई आता जाता नहीं। उसने बताया कि उसने भी कई बार रात को यहाँ किसी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनी है, या फिर कहीं रोने की आवाज़ें सुनी है, और आती भी है। हर रात यहाँ से किसी की रोने की आवाज़ आती है। मैं भी यहाँ पे रात में अकेला नहीं रुकता हूँ। रात में अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ और बाहर ही सोता हूँ। उसने बताया कि ये होटल मेरे जीजा जी का है। उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। उसके बाद मौसा मौसी अपने घर वापस आ गए। उस होटल के बारे में याद करके मौसा मौसी आज भी डर जाते हैं और मुझे हमेशा यही सलाह देते हैं कि जब भी तुम किसी भी होटल में जाओ तो पहले देखो कि वहाँ पे और कोई रहता है कि नहीं। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए, चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। मेरा नाम नीता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मैंने कई बार भूत प्रेतों को देखा है और इससे पहले इनसे सामना भी मेरा कई बार हो चुका है। मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था कि मैं भूतों को देखकर और महसूस कर सकती हूँ। बचपन में कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था, इसलिए ज़्यादातर बातों को मैं अपने तक ही रखती थी। कभी भी मैंने ऐसी बातें कभी भी अपने माँ बाप को नहीं बताई। ज़्यादातर मेरे इतने दोस्त होते भी नहीं थे। ज़्यादातर मैं अकेला ही रहा करती थी। मैं वैसे तो बिहार की हूँ, मगर रहती मैं दिल्ली में हूँ। मेरा घर बिहार में मुंगेर में पड़ता है। आज जो घटना आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये तब की बात है जब मैं कोलकाता में पढ़ाई किया करती थी। अपने कॉलेज में मैं एक फ्लैट पर किराए पर रहती थी, जिसमें मेरे साथ मेरे 5 दोस्त और रहते थे। उनसे मेरी ज़्यादा तो नहीं बनती थी, मगर हाँ इतना कह सकते हैं कि अकेला नहीं लगता था। जिस फ्लैट में रहते थे वो 2 मंजिला मकान में था, जिसमें सिर्फ 2 ही घर थे। नीचे वाला हमारा कमरा था और ऊपर वाले में 2 बूढ़ी औरतें रहती थी। उनसे हमारी कभी बातचीत होती नहीं थी। वो देखने में भी काफ़ी अजीब लगती थी। हमारा फ्लैट बहुत बड़ा था और उसमें 3 कमरे थे। हम अकेले एक कमरे में रहती थी और साथ वाले कमरे में बाकी 4 लड़कियां रहती थी और तीसरे कमरे में एक और लड़की रहती थी जो कि अकेले रहती थी। तीनों कमरों के बीच में एक डाइनिंग एरिया था और उसके ठीक सामने किचन था। डाइनिंग एरिया मुझे हमेशा से काफ़ी अजीब लगता था, क्योंकि उसके चारों तरफ ही दीवारें काली थी, मानो कि वो आग में झुलसी हो। साथ ही और साथ वाले कमरे की तीनों लड़कियां कॉल सेंटर में काम करती थी, इसलिए वो रोज़ रात को
रात को करीबन रात में 2 बजे तक ही वापस आती थी। उनमें से एक लड़की का नाम श्वेता था। उस उस रात श्वेता उस रात श्वेता, मैं और तीसरे कमरे वाली लड़की रात तक जागे रहे थे और बात कर रहे थे। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए थे। इसी बीच बाकी तीनों लड़कियां, नेहा, फातिमा और मनदीप भी ऑफिस से वापस आ चुके थे और उन्होंने हमारी घंटी बजाई थी। मेन गेट काफ़ी बड़ा था और उसको खोलने के लिए हमें अपने फ्लैट से नीचे उतरकर नीचे जाना पड़ता था। श्रेया, श्वेता और वो तीसरे कमरे वाली लड़की नीचे गेट खोलने के लिए गए हुए थे। मैं फ्लैट में ही अकेली थी। तब अचानक से वो तीनों भागती हुई वापस आई। मैंने हैरानी से उनसे पूछा, क्यों, क्या हो गया? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला, निक्की निक्की, तुमने इतनी ज़ोर से क्यों चीखा? और हमने अजीब सी आवाज़ सुनी और इसलिए हम जो दौड़ते हुए तेरे पास आए। मैं हैरान थी क्योंकि मैंने कोई आवाज़ नहीं निकाली थी और रात को इतने सन्नाटे में किसी के चीखने की भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। ये घटना हम सभी को काफ़ी अजीब लगी थी, लेकिन फिर भी कुछ दिन में हम इसको भूल गए थे। काफ़ी दिन गुजर चुके थे, हम इस बात को भूल चुके थे। जब भी हम में से कोई भी फ्लैट पर अकेला होता था, हमें हमेशा ऐसा महसूस होता था कि हमारे साथ कोई है, कोई हमें देख रहा है। एक डरावना सा एहसास होता था। वो दिन मेरा उस फ्लैट में आखिरी दिन था क्योंकि कॉलेज ख़त्म हो चुका था। बाकी की सारी लड़कियां पहले ही दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुकी थी। मुझे भी अगले दिन जाना ही था और उस फ्लैट में मुझे बस एक रात ही बिताना था। अकेले सारी रात, अकेले सारा सामान मैं पहले ही पैक कर चुकी थी। सिर्फ एक गद्दा जिसको मैंने सोने के लिए रखा हुआ था और कुछ कपड़े निकाल कर रखे थे जो कि मुझे अगले दिन पहनने थे। रात में करीबन 12:30 बजे थे। मैं गद्दे पर लेटी हुई थी जो कि फर्श पर ही बिछा हुआ था। हमारे पास इतना बड़ा पलंग नहीं था और ना ही मेरे पास इतना पैसा था कि मैं एक नया पलंग ले पाऊँ। मैं कॉलेज भी काफ़ी मुश्किल से कर पाती थी। मैं फ़ोन पर बात कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था। अचानक मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो कोई हल्का दरवाज़ा नहीं था जो कि एक हवा के झोंके से खुल जाए, बल्कि बहुत ही भारी दरवाज़ा था। हम लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी उस दरवाजे को खोलने में। मैं बहुत सहम गई थी क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई घुस गया है। मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि कोई मेरे आसपास है और वो चल रहा है। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया था और दिल में एक अजीब सी दहशत भर गई थी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं सकती थी। हिम्मत करके मैंने अपना फ़ोन नीचे रखा। मैं गद्दे पर ही लेटी हुई थी। बिल्कुल सन्नाटा था। मैं किसी के सांस लेने की आवाज़ अच्छी तरीके से सुन पा रही थी। मैं फर्श पर किसी के चलने की आवाज़ भी सुन पा रही थी। आवाज़ बहुत ही साफ आ रही थी और मुझे पता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रही। मैं अपने होशो हवास में थी। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रही थी। पूरी हिम्मत करके मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मैं रो रही थी और रोते हुए मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया। उस समय हर एक सेकंड जो हो रहा था मैं अपनी मम्मी को बताती जा रही थी। मेरी मम्मी ने पहचान लिया था कि ये ज़रूर कोई शैतान आत्मा है और मुझे हिम्मत ना हारने को बोला और मेरा हौसला बढ़ाया। और मेरी माँ ने मुझको बोला कि भगवान तेरे साथ है, तू घबरा मत मेरी बच्ची, तेरे साथ मैं हमेशा हूँ। मैं साईं बाबा की तस्वीर हमेशा अपने पर्स में रखा करती थी। मैंने किसी तरह उस पर्स से जल्दी से उन साईं बाबा की तस्वीर निकाली और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। बाबा की तस्वीर देखते ही मुझे ताकत मिली और ज़ोर ज़ोर से अपने भगवान का नाम लेने लगी। धीरे धीरे मुझे वो साया वहाँ से गायब होता हुआ महसूस हो रहा था। मैं महसूस कर सकती थी कि मैं कमरे में फिर से अकेली हूँ और वो साया अब जा चुका है। मैंने अपनी पूरी रात इसी डर में बिता दी। मैं सारी रात भगवान का नाम लेती रही और सुबह होने का इंतज़ार करती रही। किसी तरह रात गुजर चुकी थी।
और सुबह हो चुकी थी। सुबह सामान उठाने वाले लोग भी आ चुके थे। सुबह जब सामान उठाने वाले लोग आए तो उन्होंने बताया कि ये तो भूतहागर है, ये तो भूतहागर है। और वहाँ आसपास के सब लोगों को इस घर के बारे में सब पता है। और उस घर में भी कोई रहने के लिए राज़ी नहीं था। और कई साल पहले यहाँ एक आग लगी थी जिसमें एक आदमी की मौत हो चुकी थी। और कहा जाता है कि उसी की आत्मा इस घर में भटकती है और इसीलिए ये घर आपको इतने सस्ते में मिल गया। मुझे तो ताज्जुब है कि आप अभी तक ज़िंदा कैसे हैं और आपने इस घर में एक रात कैसे बिताई है। और उसके बाद मैं फिर कभी भी उस घर में वापस नहीं गई। आज मैं बिहार में हूँ और शांति से रहती हूँ, मगर आज भी मेरी माँ उस रात को लेके मुझे हमेशा यही सलाह देती है कि हमेशा जिस भी घर में जाओ सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों से पूछ लो कि क्या वो घर सही है या फिर नहीं। तो दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। मेरा नाम जेसिका है और मैं टोरंटो में रहती हूँ। टोरंटो में रहते हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। मैंने फ़ोटोग्राफी का कोर्स किया है और मुझे फ़ोटोज़ लेना बहुत पसंद है। कुछ दिनों से मेरी अपनी मम्मी से बात नहीं होती, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे फ़ोटोग्राफी के कोर्स को सपोर्ट नहीं करती। वो कहती हैं कि मुझे कोई अच्छा सा जॉब लेना चाहिए, मगर मेरे पापा मुझे उतना ही सपोर्ट करते हैं। और आज मुझे टोरंटो में रहते हुए 3 साल हो गए और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये कहानी आज से 1 साल पहले की है, जब मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में रहती थी। हम दोनों खुशी खुशी एक घर में शिफ्ट हुए थे। वो घर आउटस्कर्ट में था, जो मतलब हमारा जो सिटी था उससे आउटस्कर्ट में था। इसी की वजह से उसका रेट भी काफ़ी कम था। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक टेलीकॉलर जॉब करता था। इसी के चक्कर में उसने सस्ता घर ही ढूंढना सही समझा। कुछ समय तक हमने रेंट किया था उस घर को। आज भी मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि कम से कम हमने रेंट किया सबसे पहले। आगे जाके आपको पता चलेगा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। काफ़ी दिन बीत गए थे। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी चलिए मेरे बॉयफ्रेंड को जॉन के नाम से जानते हैं। मैं और जॉन हम दोनों उस घर में रहने लगे। हमको रहते हुए करीबन 10 दिन हो चुके थे। पहले दिन से ही जॉन और मुझे उस घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। अजीब सा एहसास होने लगा था। काफ़ी काफ़ी बार टीवी ऑन करते करते ऐसा लगता था जैसे कि कोई हमारे पीछे है। जब हम बर्तन धोते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि खिड़की से कोई हमें झाँक रहा है। जब हम नहाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई हमारे गेट के आसपास चल रहा है। ऐसा बहुत बार लगता था और धीरे धीरे करते करते हम दोनों ने ये मन बना लिया था कि इस घर को छोड़ देना है। दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं इस जगह का एग्जैक्ट एड्रेस आपको नहीं बता सकती, क्योंकि दोस्तों कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसे बताना उसे याद करने से भी बुरा होता है। जैसे जैसे मैं आपको ये बात बता रही हूँ मुझे उतना ही डर लग रहा है। इसीलिए दोस्तों मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जगह कौन सी थी। तो दोस्तों चलिए आगे सुनते हैं। उसके बाद एक दिन
मैं सो रही थी। काफ़ी देर काम करने की वजह से मैं काफ़ी थक जाती थी। उसी के चक्कर में एक रात जिस दिन मैं सो रही थी, अगले दिन जब मैं सुबह सुबह उठी तो मेरा मूड काफ़ी ख़राब था। मैं सीधा उठी और गेट की तरफ देखा तो गेट धीरे धीरे खुल रहा था। मेरी आंखें धुंधली थी मगर मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी जब गेट खुलता है, क्योंकि लिए हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे जितने भी घर होते हैं वो लकड़ी के बनते हैं, क्योंकि लिए हमारे यहाँ पे ठंड काफ़ी होती है तो उसके चक्कर में वेंटिलेशन के लिए हम लकड़ी का घर यूज़ करते हैं। और लकड़ी के घर में एक प्रॉब्लम होती है कि आप कहीं भी चलो तो उसकी आवाज़ आती रहती है। तो बस गेट खुलने की आवाज़ें आने लगी। जब मैंने अपना आँख मलते हुए गौर से देखा तो गेट के किनारे में एक आदमी खड़ा था। घुंघराले से उसके बाल थे, झुर्रियाँ थी उसके चेहरे पे, झुर्रियाँ थी उसके चेहरे पे। आंखें तो ऐसी थी जैसे कि अभी हमें खा जाएगा। गुस्सा तो इतना था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मौका मिले तो हमें घसीट के ले जाएगा। मैं तभी चिल्लाई, तभी जॉन जल्दी से उठा, तभी मैं और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हम दोनों जल्दी से उठे। तभी तभी उसको मुझे मेरी शक्ल देख के ये बात उसको लग चुकी थी कि बस अब और नहीं रहेंगे। तब मैंने ये सारी बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई। उसके बाद हमने तुरंत ही उस घर को चेंज कर लिया और उस दिन के बाद से लेके आज तक हमने कभी भी आउटस्कर्ट एरिया में कोई भी घर नहीं खरीदा और आज भी हम सिटी एरिया में ही रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। मैं आपको मेरा नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और हमारे सब रिश्तेदार भी ज़्यादातर लखनऊ के ही रहने वाले। लखनऊ में रहते हुए आज मुझे 10 साल हो चुके हैं और आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ ये कहानी मेरे बुआ के साथ हुआ था। साल 2010 में हुआ एक छोटा सा हादसा। उस समय मैं 15 या 16 साल का था। ये मेरे बुआ के दूसरे नंबर के बेटे के साथ हुआ था। उस वक्त बुआ के बेटे की उम्र 23 या 24 साल की थी। मेरी बुआ की जो जेठानी थी वो असल में मेरी माँ की सगी बुआ थी और मेरी और रिश्ते में मेरी नानी लगती थी। मेरी बुआ की जेठानी बहुत ही अच्छे दिल की थी, सबसे बहुत ही अच्छे से बात किया करती थी, लेकिन शादी के सालों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हो पाई, यानी कोई औलाद नहीं हो पाई। उनके पास उनके पड़ोस के किसी औरत ने उनके ऊपर जादू टूना करवा रखा था। 2 बार उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया, मगर कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर कई साल बाद बहुत जगह दिखाने के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। वो बहुत ही प्यारी थी और सबकी लाडली थी। लेकिन कुछ साल बाद यानी कि साल 2006 में ही उसकी नानी जी यानी कि बुआ की जेठानी की एक बीमारी से मौत हो गई। वैसे तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। उनके मामा उनके मरने के बाद जिस घर में मेरी बुआ रहती थी उस घर में अजीब सी मनुष्यत आ गई। मेरी बुआ बहुत ही अच्छे परिवार से थी। उनकी आरबीआई में नौकरी थी, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करती थी। उनकी 3 बेटियां भी थी, जिनकी बहुत कोशिशों के बाद भी
शादी नहीं हो पा रही थी। घर में सब लोगों के होने के बावजूद भी एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। उनका घर 2 मंजिल का था, पर ऊपर वाली मंजिल पर जाते ही सबका दम सा घुटने लगता था और घबराहट से होने लगती थी। लेकिन तब तक किसी ने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर एक दिन 16 मार्च 2010 मेरी बुआ के दूसरे नंबर के बेटे, जो कि ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, 4 से 5 घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो नीचे नहीं आया तो सब लोगों को टेंशन हो गई। सब लोगों ने आवाज़ दी कि लेकिन लेकिन उनकी कई देर तक कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। तो उनके बड़े भैया उनको देखने के लिए ऊपर गए। लेकिन ऊपर जाने के बाद जो उन्होंने देखा, उनके होश उड़ गए। भैया ने देखा कि उनके भाई के गले में एक दुपट्टे का फंदा बना हुआ है। दुपट्टा ऊपर पंखे से लटका हुआ था। ऊपर छत पर जाने वाली सीढ़ियों से की दीवार से टिक्के लगे बैठे हुए थे। वो देखकर भैया चीखने लगे। तो बाकी लोग जल्दी से ऊपर पहुंच गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असल में हुआ क्या। तब तक उनकी जान निकल चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग लखनऊ में सिटी में रहते हैं। हम भी जल्दी से उनके घर पे पहुँचे। सब हैरान थे कि अचानक से ही कैसे हो गया। लेकिन उसके बाद उनकी आखिरी क्रियाएं की गई। सब सदमे में थे और बुआ को यकीन हो गया था कि ऊपर वाली मंजिल में कुछ तो है। एक मौलाना के पास गई तो उन मौलाना ने बताया कि उनकी जेठानी के बेटे को ले गई है। उस दिन से लेके आज तक मेरी बुआ बहुत परेशान है। उनकी किसी भी बेटी की शादी नहीं हो रही है। घर में भी हर वक्त मनहूसियत छाई रहती है। ऊपर वाली मंजिल पर सबने जाना बंद कर दिया है। सिर्फ शाम के टाइम घर का कोई बड़ा आदमी ऊपर जाता है, बस देख रेख करने के लिए। बहुत जगह दिखाने के बावजूद भी कोई उस घर को ठीक नहीं कर पाया। कुछ टाइम पहले बुआ ने परेशान होकर वो घर ही छोड़ दिया और एक दूसरी जगह पर रहने लगी। और कुछ दिनों बाद बुआ ने वो घर ही छोड़ दिया और एक दूसरी जगह पर रहने लगी। लेकिन वहाँ भी उन सब चीज़ों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका वो घर आज बिल्कुल भूतिया घर बन चुका है। वहाँ कई तरह के प्रेतों ने अपना डेरा बसा लिया है। उस घर के आसपास भी अगर कोई भी मौत होती है ना, तो लोग यही कहते हैं कि उस घर में जो आत्मा है उसी ने जान ली होगी। वहाँ के आसपास लोगों को अलग अलग चीज़ें महसूस होती है। उनमें से कई लोगों ने महसूस किया है जैसे कि कोई उनका नाम लेकर उनको ऊपर बुला रहा है। एक बार बड़े भैया ने भी वहाँ जाकर रहने की कोशिश की थी, लेकिन पहले दिन ही उनको ऐसा लगा जैसे कि कोई उनको ऊपर बुला रहा है। भैया उसी दिन वहाँ से निकल गए और आज वो सब लोग जिस घर में रहते हैं वो घर उन्होंने चारों तरफ से किलवाया हुआ है। मतलब जादू टोना से सही प्रोटेक्ट करवा रखा है। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन उनके घर में खुशियाँ आते आते लौट जाती है। न जाने किस बात की कीमत उन सबको चुकानी पड़ रही है। मैंने ये जो कुछ भी आपको बताया है उसका एक एक वर्ड बिल्कुल सच है। और आज भी आपको ये कहानी सुनाने से पहले मैंने उन्हीं से बात की है। और आज भी वो किस्सा जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।
मेरा नाम शिवराज है और मैं एक छोटे से गांव से हूँ। आज की जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा था और ऐसे छोटे गांव में रहते हुए अक्सर आपका सामने कुछ ऐसे भूतिया चीज़ों से हो जाता है जिसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा गांव शहर से ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन फिर भी शहर के कंपैरिजन में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। गांव के बाहर हमारे बहुत सारे खेत थे और हम लोग खेत में ही अपना गुजारा करते थे। गांव में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे एक अजीब सी शांति लगती थी जब भी गांव की हवाएं और जानवरों के चलने फिरने की आवाज़ें आपको सुनाई देती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे कि सारे गम भूल जाते हो। एकदम हल्का लगता था। यही कुछ बातें थी जो कि मुझे गांव की तरफ काफ़ी आकर्षित करती थी। लेकिन कई बार गर्मियों में रास्ते से अक्सर सूखे पेड़ टूटकर आने जाने वालों के पैर पर गिर जाते थे। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये करीबन 3 साल पहले की है। खेतों में रखवाली के लिए हमने 3 कुत्तों को भी पाला हुआ था, जो कि खेत में ही रहते थे जो कि खेत में रहते थे और हर रोज़ शाम को उनको खाना डालने के लिए डेली जाना पड़ता था। वो तीनों कुत्ते ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन वो बहुत तेज़ थे और बिल्कुल डरते नहीं थे किसी से भी। दिन में तो वो फिर भी शांत रहते थे, लेकिन रात में कोई अगर गलती से भी कमरे में घुस जाए या फिर खेत में घुस जाए तो वो उसको भगा देते थे। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरे साथ ही जाते हैं। खेत में ही हमने एक छोटा सा कच्चा मकान बना रखा है, जिसके जिससे कि रात में अगर कोई भी खेत में रुकना चाहे तो उसी कमरे में अंदर ही रुक जाता था। साथ ही मेरे पापा ने उसी कमरे में ही कई रातें बितारी है और मेरे पापा ने वहाँ पे अपने कई औजार भी रखे हुए। वैसे तो नॉर्मली मैं 6 से 7 बजे तक कुत्तों को खाना दे देता हूँ, लेकिन उस रात दोस्तों के साथ बातें करते करते मुझे वक्त हो गया और रात का अंदाज़ा ही नहीं रहा। रात के 8:30 बज चुके थे। मैं जल्दी से खेतों की तरफ जाने लगा। सर्दियों के दिन थे तो उस रात कोहरा भी छाया हुआ था और ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देता था। मैंने एक टॉर्च लाइट उठाई और जल्दी से खेत पहुंचा। खेत पहुंचकर मैंने कुत्तों को खाना डाला और उसके कमरे में जाकर लेट गया और अपना हेडफोन लगाया और गाना सुनने लगा। न जाने क्यों उस दिन खेतों में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था। यहाँ तक कि खेतों में मौजूद छोटे मोटे कीड़ों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। खैर, मैं ज़्यादा ध्यान तो नहीं देता था और लेट लेट तक गाना सुनता रहता था। वो पहली रात नहीं थी जब मैं खेत में अकेला रुका था, लेकिन पहली बार मुझे खेत में बहुत अजीब सा लग रहा था। ये तो नहीं कहूँगा कि मैं डरा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल रह रह कर गुजर रहा था और मेरा दिल मुझसे बार बार कह रहा था कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं से कोई छुप कर मुझे देख रहा है, लेकिन तीनों कुत्ते बिल्कुल शांत थे। इसलिए मैं भी ख्यालों में खोया हुआ था और इन सब चीज़ों को टाल रहा था। करीब 2 घंटे बाद मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ी, तो मैं कमरे से बाहर निकल के जाने लगा कि तभी मेरी नज़र कोहरे के बीच दूर किसी चीज़ पर पड़ी। उसको गौर से देखने में मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। दिल में एकदम से बहुत ज़्यादा डर आ गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद पता चला कि वो नीलगाय थी, जो कि शायद घास चढ़ने के लिए गई थी, लेकिन खेत में गलती से घुस आए थे। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जब जब कोई जानवर खेत में घुसता है तो हमारे कुत्ते उसको भौंक भौंक के भगा देते हैं। लेकिन इस बार तीनों कुत्ते शांत थे।
मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे साथ भी नहीं थे। मैं जल्दी से कमरे में वापस गया तो देखा कि तीनों कुत्ते कमरे के अंदर ठीक कोने में बैठे हुए थे और वो तीनों कुत्ते डरे सहमे हुए थे। हमारे कुत्ते डरने वालों में से नहीं थे। तो उन्हें ऐसा देखकर मैं काफ़ी डर गया। क्या वो कुछ ऐसा महसूस कर पा रहे थे जो कि मैं महसूस नहीं कर पा रहा था? क्या वो ऐसा कुछ देख पा रहे थे जो कि मैं नहीं देख पा रहा था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैंने कुत्तों पर प्यार से हाथ फेरा जिससे कि वो डर गए थे और जिससे वो डरे ना। फिर मैंने कमरे में ही रखे एक डंडे को उठाया और बाहर निकलकर देखने लगा। मुझे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मैंने देखा कि बाहर घुप अंधेरा था और घुप अंधेरे में जहाँ खेत ख़त्म होता था वहाँ पेड़ों के लाइन में दो लाल लाइट जल रही थी। मुझे लगा शायद कोई कार होगी, लेकिन पिछड़े इलाकों में इस वक्त कार कौन लेके आता है? हमारे यहाँ तो किसी के पास भी कोई कार नहीं थी। अलग अलग तरह की दो लाइट्स जो जल बुझ रही थी। लाइट जलती हुई नहीं लग रही थी, बस एक ही जगह पर रुकी हुई थी और जल बुझ रही थी। मैं अपने आप को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद शहर से कोई आ रहा होगा या फिर वहाँ पे कोई किसी तरीके का काम चल रहा होगा और लाइट भी वहीं से आ रही होगी। लेकिन मेरा दिल जानता था कि बात कुछ और है। लेकिन क्या? मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, उन लाइट्स को देखता रहा। हज़ारों ख्याल दिमाग में आ रहे थे। फिर मैंने अपनी टॉर्च की लाइट उस तरफ करके ठीक से देखने लगा। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो लाइट्स हिलने लगी, जैसे कि वो मुझसे और दूर जा रही है। उनको देख के जल्दी से मैं भाग के अपने कमरे में वापस चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर जाके देखा तो फिर से तीनों कुत्ते दम दबाकर बैठे हुए थे और वो भी दीवार के कोने में। मैंने उनको इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा था। कमरे पे लगी खिड़कियों के शीशों से मैंने उन लाइट्स को देखा तो लाइट्स कभी पास आ रही थी तो कभी दूर चली जाती थी। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश बहुत कर रहा था। शायद हवा की वजह से पेड़ों के पत्तों से ऐसी रोशनी आ रही होगी कुछ, लेकिन वो कुछ तो था। वो वही बाहर ही था और बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस इतना सुकून था कि उस पल मेरे कुत्ते मेरे साथ थे और उनके साथ होने से मेरा हौसला भी बढ़ रहा था। मैंने कमरे में रखे औजारों में से एक धारदार औजार उठा लिया और एक कोने में जाकर छिप गया और किसी चीज़ के आने का वेट करने लगा और सोचने लगा कि अगर कोई चीज़ अंदर आती है तो मैं उस पर हमला कर दूंगा। मैं आधे घंटे तक वहीं कोने में बैठा रहा, उस चीज़ का इंतज़ार करता रहा। ऐसा लग रहा था कि अभी दरवाजे से कोई आएगा और मुझ पर हमला करेगा। मैं आधे घंटे तक वहीं कोने में बैठा रहा, लेकिन फिर से मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया। मुझे पता था कि मैं यहाँ और नहीं रुक सकता और मुझे अपने घर जाना होगा। और मैं हिम्मत करके वहाँ से उठा और भाग के दरवाजे की तरफ भागने लगा। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मैंने जैसे ही बाहर निकला, मुझे कुछ दूर घास पर चलने की आवाज़ सुनाई थी और वहाँ से मुझे किसी के गुर्राने की भी आवाज़ आ रही थी। कुत्ते अक्सर इस तरह गुर्राते हैं। फ़र्क बस इतना था कि ये वाली आवाज़ कुछ ज़्यादा ही भारी थी और डरावनी थी। वो जो कुछ भी था बहुत बड़ा था और किसी भालू से भी बड़ा था। वो चीज़ अब दाई तरफ से करीब पहुंच रहा था। उस रात में इतनी तेज़ दौड़ा जितनी तेज़ मैं आज तक कभी नहीं दौड़ा और शायद मैं अपने कुत्तों से भी तेज़ दौड़ रहा था। मैं उस चीज़ से तेज़ दौड़ सकता था, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने धड़ाम से अपना घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। आवाज़ सुन के मेरे घर वाले भी जाग चुके थे। वो सब अपने कमरे से बाहर आ चुके थे, मगर मैंने उन सब का कोई जवाब नहीं दिया और जाके अपने कमरे में चुपचाप जाके लेट गया और रात भर पेड़ बेड पर ही लेटा रहा।
बहुत हिम्मत करके अपनी आंखें बंद करके वहीं पे सो गया। बाहर से आती हर हल्की से हल्की आवाज़ से मेरा रोम रोम सिहर जाता था। सुबह मेरे पापा ने मुझे उठाया। वो बहुत गुस्से में थे। वो मुझे जल्दी से खेत में लेकर गए। वहाँ जाकर मैंने देखा तो हमारे तीनों कुत्तों की कटी फटी लाश पड़ी हुई थी। किसी वैश्य जानवर ने उनको अपने पंजों से फाड़ के खा गया। वो देखकर ही मैं रोने लगा। मैं अपने पापा को रात की सारी बात बताने की कोशिश करने लगा, मगर मेरे पापा उन सब बातों को जानकर भी नज़रअंदाज करते रहे। उस दिन के बाद से मैंने उस दिन के बाद से मेरे पापा ने एक गन खरीद ली, और उस दिन के बाद से हम दोनों भाइयों को भी कभी रात में अकेले नहीं भेजा। जब भी रात में रुकना होता था तो पापा हमेशा हमारे साथ ही रुकते थे। हमने और 3 कुत्ते खरीद लिए। उसके बाद आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हमने उन तीनों कुत्तों की लाशों का मंजर कभी भी अपनी नज़रों से नहीं हटा सकते। हमें आज तक वो लाशों का मंजर दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए, चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। मेरा नाम सुधांशु राजपूत है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं बिहार में ही रहता हूँ, मगर अगर मेरा जब से जन्म हुआ है तब से हम नेपाल में ही रहते हैं। अगर मैं आपको बता दूँ, नेपाल और बिहार दोनों एक ही बॉर्डर में रहते हैं। मतलब बिहार का जो बॉर्डर है उसी से नेपाल कनेक्ट होता है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ये सब बातें पता हों। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं नेपाल के काठमांडू में रहता हूँ। मैं आपको अपने दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये 2 साल पहले की बात है। तब वो 23 साल का था। मेरे दोस्त का नाम संजय था और वो नेपाल का नेपाल के एक ज़िले के गांव में रहता था। तो एक दिन वो एक शादी के लिए नेपाल से इंडिया गया था, और वो शादी भी बॉर्डर के एक पास के ही गांव में थी। शादी से फ्री होते होते रात के 11 बज गए थे। वो अपने बाइक पर वापस अपने घर आ रहा था। घर आते हुए रास्ते में एक नहर पड़ती थी। उस नहर तक पहुंचते पहुंचते उसे 11:30 बज चुके थे। लेकिन उस नहर के पास आते ही उसे वहाँ एक बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखाई दी। उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस नहर के पास पानी में नहा रही थी। संजय अपनी बाइक रोक के उसे देखने लगा। वो भी मेरे दोस्त की तरफ ही देख रही थी। फिर वो मेरे दोस्त को इशारे करने लगी और इशारे करके अपने पास बुलाने लगी। लेकिन मेरा दोस्त समझ गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी बाइक फुल स्पीड में भगाई और थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँच गया था। घर पहुँच के जब उसने घर के बाहर बाइक खड़ी करके अपने पीछे देखा तो वो लड़की वहीं खड़ी थी। वो बहुत डर गया और डर के मारे घर के अंदर सीधा आ गया। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और अपने कमरे में जाके सो गया। उस रात तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली रात जब वो सोया तो सपनों में उसको वही लड़की दिखाई दी। उस सपने में उसे बोली, मैं एक परी हूँ और तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमको अपने साथ ले जाऊँगी। तभी मेरे दोस्त की नींद खुल गई। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसको अच्छे से याद था कि वो वही लड़की थी जो उसने उस नहर के पास देखी थी। लेकिन उस रात के बाद वो लड़की हर दिन उसके सपनों में आने लगी थी। वो कई दिनों तक सो नहीं पाता था
गुमसुम रहने लगा था। फिर एक दिन उसकी अम्मी अब्बू ने उससे पूछ लिया कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है। तो उसने सारी बात अपने अम्मी अब्बू को बता दी। उसकी बात सुन के वो भी बहुत डर गए थे और जल्दी से उसको एक मौलवी साहब के पास लेके गए। मौलवी साहब ने बताया कि इसके ऊपर एक परी का साया है। उन्होंने संजय को एक ताबीज़ पहनाया और बोला कि इसको पहनने के बाद वो परी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो ताबीज़ पहनने के बाद मेरे दोस्त की तबीयत ठीक होने लगी। फिर उसके कुछ महीने बाद संजय अपने पढ़ाई के लिए बिहार के मुंगेर आ गया। वहाँ उसके साथ उसके गांव के 5 और लड़के भी थे। उन 6 दोस्तों ने, मतलब मेरे दोस्त को मिला के टोटल 6 दोस्तों ने एक फ्लैट किराए में लिया। वो सब आराम से वहाँ रह रहे थे। फिर एक रात करीबन रात के 1 बजे वो सब दोस्त अपने फ्लैट में खाना खा रहे थे और खाना खा के सो गए थे। रात को करीबन 4 बजे के आसपास मेरे दोस्त के एक दोस्त की अचानक से नींद खुल गई। तो उसने देखा, यानी कि मेरा दोस्त वहाँ नहीं था। उसने अपनी बाकी दोस्तों को उठाया तो उन सब ने उसको हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था और मेरे दोस्त की सब चीज़ें, उसका फ़ोन, उसका वॉलेट, उसका जूता, उसके कपड़े सब घर के अंदर ही रखे हुए थे। बस वो ही नहीं था, कहो तो कोई गायब सा हो गया था। वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे, यानी कि मेरे दोस्त के दोस्त। उन्होंने उसी वक्त मेरे दोस्त के अब्बू को फ़ोन किया और उनको सारी बात बताई। उसके घर वाले उसको हर जगह ढूंढने लगे थे, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर 3 दिन बाद मेरे दोस्त इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर जोगबानी नाम के एक जगह पर मिल गया। मिलने के बाद मेरे दोस्त ने जो बात अपने घर वालों को बताई, वो सुन के सब लोग हैरान हो चुके थे। साहिल ने बताया कि उस रात खाना खा के वो सो गया था, लेकिन रात में सोते सोते करीबन उसके पास आए और उनके साथ ले गए। उनके आते ही वो जम सा गया। उन तीनों ने मुझे उठा लिया और फिर बालकनी से होते हुए मुझे नीचे ले गए। नीचे 3 घोड़े खड़े थे, उसमें से एक घोड़े पे मुझे बैठा दिया और फिर वो तीनों तेज़ी से वहाँ से जंगल में चले गए। जंगल के अंदर वो मुझे 2 गज ज़मीन के नीचे ले गए। वहाँ से काला सा महल था। उस महल में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उस महल में एक बादशाह भी था और वो लड़की भी थी जो मेरे सपनों में आती थी। उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो और मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? क्या तुम चाहती क्या हो यार? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तो बोली कि हम जन्नात हैं, हमारी शहज़ादी परी है, तुम इनके साथ शादी कर लो, फिर यह महल तुम्हारा हो जाएगा, तुम दोनों आराम से इसमें रहना। लेकिन मैंने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया। तो अगले दिन वो लोग मुझे बाहर इंसानों के दुनिया में ले गए। वो जिन मुझे वहीं छोड़ के चले गए। मैं वहाँ से भागता हुआ एक मस्जिद में पहुँचा और उस मस्जिद में पहुँचते ही मैंने उन मौलवी को सारी बात बताई। तो उन्होंने बताया कि तुम बिहार में पहुँच चुके हो। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया और कुछ पैसे भी दिए और मुझे मेरे घर जाने को कहा और वहाँ से किसी तरह मैं बॉर्डर तक पहुँच गया था। उसके बाद से उस परी ने कभी भी उसको परेशान नहीं किया। आज भी उसे डर लगता है, आज भी उसे वो बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत डर लगता है। और ये कहानी सुनाने से पहले मेरी उसी से बातचीत हुई थी और वो बहुत एक्साइटेड था कि आप लोग क्या कहेंगे मेरी कहानी सुन के। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? देखो मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों ये कहानी हमारे गांव में लगे मेले की भूत की है। ये बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक ऐसा मेला लगा था जहां पर एक भूत बंगले में मेरे एक असली भूत से सामना हो जाता है। ये बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक मेला लगा था। मेरा गांव पहाड़ी के बीच में बसा हुआ था, तो बहुत ही कम ऐसे मौके होते थे कि हमारे गांव में किसी तरीके का कोई उत्सव हो। मेरा नाम सोमनाथ है। मेरी उम्र 32 साल है और जिस समय की कहानी है जो कि मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, उस समय में मैं केवल 12 साल का था। मैं एक ऐसे गांव में रहता था जहाँ पर खूब सारे पहाड़ थे। गांव हमारा गांव बहुत सुंदर था। उस गांव में एक बार एक मेला लगा था। उस मेले में आसपास के सभी गांव के लोग प्रस्तुत थे, यानी कि आए थे। और कुछ लोग वहाँ पे उस मेले में लगे कुछ दुकानों की तारीफ भी कर रहे थे। हमारे गांव के भी कई दुकान वहीं थे। हमारे गांव के भी कई लोग उस मेले में हो आए थे और उनमें से और उन लोगों में से हमारे एक पास के अंकल जिनको हम काका कहते थे वो भी थे। वो मेरे पापा से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो मेला बहुत ही शानदार है और वहाँ पर कई सारी मिठाइयाँ हैं और उनकी शानदार दुकानें लगी। मेरे पापा तो नहीं जा रहे थे, पर मैंने ही जिद किया उन्हें। तो फिर कुछ समय जिद करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है मैं चलूँगा। मैं उनकी ये बात सुनकर बहुत काफ़ी खुश हुआ था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगले दिन शाम होने से थोड़े समय पहले मैं अपने पापा के साथ उस मेले के लिए रवाना हो गया था। जब मैं उस मेले में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग थे। कुछ को तो मैं जानता भी नहीं था और कुछ लोगों को मैं जानता था। बहुत सारे तो मेरे दोस्त भी थे और बहुत से तो मेरे ही गांव के थे। मेरे सारे दोस्त भी अपने परिवार के साथ उसी मेले में आए हुए थे। मेरे पापा के साथ मैंने खूब मस्ती की थी उस दिन। मैंने बहुत सी मिठाइयाँ खाई, बहुत सारे टॉफ़ी खाई और मेरे ख्याल से मैंने कुछ पटाखे भी फोड़े थे। उस मेले में घूमते घूमते शाम हो गई थी, पर अभी भी हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने थोड़ी सी दूरी पर मैंने उस भूत बंगले को देखा, जिसको देखने से मेरी फट गई, जिसके बारे में पिछले दिन काका बता रहे थे। मैं अपने पापा से ज़िद करने लगा कि पापा मुझे भी उस भूत बंगले में जाना है, चाहे आप कुछ भी करो मुझे उस बंगले में जाना ही जाना है। वैसे तो मेरे पापा ने मना कर दिया, पर उस भूत बंगले को चलाने वाले ने कहा कि साहब आप इतना चिंता मत करो, अंदर कुछ वैसा नहीं है, आप चाहो तो अपने बच्चे को भेज सकते हो। आप चाहो तो अपने बेटे के साथ इस भूत बंगले के अंदर आ सकते हो। और उन्होंने 2 टिकट खरीदी और वो उस भूत बंगले के अंदर मेरे साथ चले गए।
वो भूत बंगला इतना भी डरावना नहीं था जितना कि वो होना चाहिए था। मेरे पापा को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, मगर वो भूत बंगला मेरे लिए काफ़ी डरावना था। मैं जब अंदर गया था तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे सामान रखे थे जिन्हें देखकर बच्चे काफ़ी डरते हैं। जिसे जैसे कि कंकाल, खून से भरा हुआ फव्वारा और मकड़ी के जाले, डरावने जानवर आदि। मुझे सबसे ज़्यादा डर तो उस भूत बंगले में उस कंकाल से लग रहा था, और वहाँ की कुछ ऐसी आवाज़ थी जो कि मुझे डरा रही थी। उससे लगा कि यार बात तो है कुछ। वो आवाज़ काफ़ी भयानक थी, और वो आवाज़ मुझे आज भी याद है। अब मैं आपको केवल ये बता नहीं सकता कि वो आवाज़ कैसी थी। थोड़ी देर बाद हम उस भूत बंगले के आखिरी छोर तक पहुंच गए थे। तभी मुझे अपने पीछे से एक ऐसी आवाज़ आई जो कि मैं बता नहीं सकता, मगर काफ़ी अजीब थी। वो आवाज़ तब आती है जब कोई बड़ी सी बॉल ज़मीन से टकराती है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक काले कपड़े में एक आदमी दिखाई दिया, जिसे देखकर जिसे देखकर मैं काफ़ी डर गया। वो जो कोई भी था, उसका पूरा शरीर काला था और अजीब से कपड़े उसने पहने हुए थे। वो कपड़े काले रंग के थे और उसकी आंखें लाल थी, और उसके दो बड़े बड़े दांत थे। वो मुझे देखकर हंस रहा था। मुझे लगा कि ये इसी भूत बंगले का कोई आदमी होगा। उसकी हंसी काफ़ी बड़ी थी और भयानक थी, और उसके मुंह से उसके भयानक दांत दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत ही अजीब से थे। उसके हाथों में वो बाल बहुत ही भयानक लग रहे थे। उसके हाथों के नाखून काफ़ी बड़े थे और पहने थे। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मैंने अपने पापा का हाथ जोर से पकड़ लिया, कसकर पकड़ लिया। जब हम बाहर निकले तो मेरे पापा ने कहा कि देखो, डरो मत, ये केवल एक नाटक था और कुछ भी नहीं था। ये सच नहीं था, ये सब एक झूठ है। तो चिंता मत करो और चलो मेरे साथ कुछ खाते हैं। मैंने अपने पापा से कहा कि पापा, वहाँ पर वो काले कपड़े में वो आदमी को देखा था आपने? काफ़ी डरावना था ना? मेरे पापा ने उस काले कपड़े वाले भूत को नहीं देखा था। तो उन्होंने चौंक कर कहा कि सच में तुम डर गए थे क्या? उसके बाद जब मेरे पापा उस भूत बंगले से निकलने लगे तो उन्होंने वहाँ के मालिक से कुछ बात करने लगे। तो उन्होंने उसको बताया कि यार, आपका भूत बंगला तो काफ़ी बच्चों को डरा रहा है। और फिर उन्होंने उससे वो काले कपड़े वाले भूत के बारे में बात की। वो भूत बंगले वाला बोला कि अंदर तो सिर्फ नकली सामान रखे और कोई भी आदमी नहीं है जो लोगों को डरा सके। शायद इस बच्चे ने कोई पुतला देखा होगा मेरे ख्याल से, तभी उसको ऐसा लग रहा होगा। मेरे पापा भी भोले थे। मेरे पापा भी बोले कि हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसके बाद हम घर वापस लौट आए। मैं जब रास्ते में आ रहा था तब मैं केवल यही सोच रहा था कि आखिर वो आदमी था कौन, और क्या वो सब मेरा भ्रम था, फिर वो एक पुतला था, या फिर सही में वो कोई आदमी था। मैं उस समय काफ़ी कंफ्यूज था। वो पक्के से कोई पुतला तो नहीं था, पक्के से कोई पुतला तो नहीं था। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। कैसे कोई पुतला किसी को अपनी ओर बुला सकता है? अगर मैं उसके पास चला जाता तो क्या होता? ये बात आज भी मुझे काफ़ी डराती है। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको डर लगा हो, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले नए हॉरर स्टोरीज़ के लिए नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। और दोस्तों, चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।